हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के लिए टीआरई 3 एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप कर रहे हो या फिर टीआरई 4 जो 2024 में ही होगा उसकी तैयारी के लिए आपके पास 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ इस चैनल पर लगातार। तो बाकी वीडियोस को भी देखिएगा और आज की क्लास में हम बात नेशनल इनकम की करने वाले हैं। नेशनल इनकम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ खास है इस क्लास में और एक से क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन का पार्ट रह सकते हैं। तो चलिए भाई पहली बात करते हैं। भारत में नई जीडीपी श्रृंखला के आधार वर्ष को 2004-5 से निम्न में से किस वर्ष के लिए स्थानांतरित किया गया है? यानी कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो दो तरीके से की जाती है। एक आधार वर्ष के आधार पर जिसको हम वास्तविक जीडीपी, वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, और एक चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष कहते हैं, करंट ईयर कहते हैं, जिसको नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम कहा जाता है। तो जो बेस ईयर होता है वो एक बार चेंज होता है और अगले 5-6 साल तक वो सेम फॉलो होता है। तो 2011-12 हमारा जो बेस ईयर है, इससे पहले तक 2004-5 हुआ करता था, इसे चेंज करके 2011-12 किया गया था और अभी भी यही बेस ईयर फॉलो होता है जीडीपी के लिए, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीन जीडीपी हो, ग्रीन पर कैपिटा इनकम हो, ग्रीन नेशनल इनकम हो, कोई भी चीज को ग्रीन करने का अर्थ यह होता है कि जो हमारी जीडीपी या यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं जिसे, या नेशनल इनकम है, उसमें से जो एनवायरमेंटली डैमेज हुआ है, जो एनवायरमेंटल लॉस है हमारे, उनको अगर हम एडजस्ट कर ले, एनवायरमेंट पर के नकारात्मक प्रभावों को हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसी को कहा जाएगा ग्रीन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय संसाधनों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को समायोजित करते हुए, याद रखना। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो किसी भी देश में जब प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, प्रति व्यक्ति जीडीपी की गणना की जाती है, तो जीडीपी की गणना करनी हो प्रति व्यक्ति तो जीडीपी को भाग कर दिया जाए या राष्ट्रीय आय को उसको भाग कर दिया जाए, किससे? तो याद रखना है कुल जनसंख्या से। यह बात माइंड में नहीं आनी चाहिए कि कार्यशील जनसंख्या से भाग होना चाहिए क्या, नहीं, बल्कि जो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, निबल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसको आपको कुल जनसंख्या से ही भाग करना है। चाहे उसमें युवा हो या बच्चे हो या सीनियर सिटीजन हो, महिला हो या पुरुष हो, कार्यशील हो या बेरोजगार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल जनसंख्या से भाग करना है। राष्ट्रीय आय का आकलन इनमें से किस विधि के द्वारा नहीं होता है? जब हम राष्ट्रीय आय के आकलन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय याद रखना है, आय, व्यय और उत्पादन तीनों को बराबर एज्यूम किया जाता, माना जाता है। जब हम तीनों को बराबर एज्यूम कर लेते हैं, तीनों को बराबर मान लेते हैं, इसीलिए याद रखना, एक हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है, एक हमारा इनकम और एक हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड को ही हम वैल्यू एडेड मेथड यानी मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं, और प्रोडक्ट को और एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन मेथड भी कहते हैं। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड नाम का कोई भी नहीं होता राष्ट्रीय आय की गणना में। भारत में अगर कृषि की आय को मापना हो तो कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना बेहतर होगा? देखो, कृषि क्योंकि हमारे उत्पादन का पहला चरण होता है, कृषि से जो भी हमें मिलता है वो जनरली हमारा मटेरियल होता है इंडस्ट्री के लिए, और यहां पर हमारा आउटपुट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम कृषि में मुख्यतः देखते हैं कितनी फसल का उत्पादन हुआ, यानी कितना आउटपुट हुआ, वो उसके उत्पादन को डिफाइन करता है, उसकी आय को बताने का काम करता है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती? जब हम बात राष्ट्रीय आय में शामिल होने या ना होने की करते हैं तो एक बात याद रखना, जब भी हम कहते हैं कि कोई भी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, यानी जैसे कि गन्ना होता है चीनी के लिए, ब्रेड होता है सैंडविच के लिए, लकड़ी होती है किसी चेयर के लिए, तो क्योंकि चेयर की वैल्यू लेंगे तो उस लकड़ी की वैल्यू को दोबारा से नहीं लेंगे, वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम इशू करता है। इसीलिए याद रखना, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता, ये बात सही है। जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जैसे कि सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन, ये भी नहीं ली जाती हैं। सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन बोलते हैं तब लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। जो वाइनफॉल गेन्स अचानक प्राप्त आय होती है जैसे कि लॉटरी वगैरह का लग जाना, इसको भी नहीं लेते हैं। जो सेकेंड हैंड गुड्स बेची जाती है उसको नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी वो पुरानी है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है नेशनल इनकम में। अगर उसका कमीशन होता है तो लेते हैं, ब्रोकरेज होता है तो लेते हैं, पूरी वैल्यू नहीं लेते।
एग्रीकल्चर लेबर है तो लेबर को तो लेंगे बिल्कुल, चाहे लेबर कोई सी भी हो, काम करेगी तो इसमें जुड़ेगी वो। हाउस वाइफ सर्विस जो होती है वो नहीं लेते, हाउस वाइफ हो या हाउस हस्बैंड, अपने लिए या परिवार के लिए सेवा की है तो वो इंक्लूडेड नहीं होती है। इसका मतलब है 5 नंबर को छोड़कर बाकी सब जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी, 5 नंबर राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होगी। इसका अर्थ ये बना। 1949 में भारत द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? जब 1949 में राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आय जो है हमारी, उसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं 1949 में, तो वो पीसी महालनोबिस बनाए गए थे। वैसे यहां पर VKRV राव का नाम, दादा भाई नौरोजी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी, और उस समय जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय थी 1867-68 में, वो 20 रुपए आई थी। जब VKRV राव ने साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की है, वैज्ञानिक तरीके से 1931 में, तब वो 62 रुपए आई थी। आजादी के समय 249 या 250 रुपीज हो गई थी। तो ये हमारी राष्ट्रीय आय, और इसके अध्यक्ष बने थे कमेटी के पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय को जनरली तौर पर क्या कहा जाता है? देखो, जब हम राष्ट्रीय आय वर्ड यूज करते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि राष्ट्रीय आय को कई तरीके से लिखा जाता है। जीएनपी कहो या एनएनपी कहो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहो या नेट नेशनल प्रोडक्ट, दोनों राष्ट्रीय आय। मार्केट प्राइस पे कहो या फैक्टर कॉस्ट पे कहो, दोनों है। लेकिन बेटर कौन सा होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सर ये भी एनएनपी है, ये जीएनपी है, ये एनएनपी है, ये जीएनपी है, डी तो है नहीं डोमेस्टिक, सारे जीएनपी है और एनएनपी है, सब नेशनल इनकम है। लेकिन जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है, जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कारक लागत पे निकलती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो राष्ट्रीय आय होती है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं होगा? जब आप जीडीपी की यानी राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो उसमें से क्या शामिल नहीं करेंगे, यह सवाल पूछा जा रहा है। एक टीचर अगर अपने बेटे को पढ़ाता है, अपने घर में पढ़ाता है, तो ऑब्वियस उसको नहीं जोड़ा जाएगा। एक शिक्षक अगर स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे अपने बेटे को पढ़ाए या किसी को ही, लेकिन स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो वर्क कर रहा है तो वो जुड़ेगा। तकनीकी तौर पर कोई फैसिलिटी दे रहा है तो जुड़ेगा। कोई गृहिणी अगर घर में काम कर रही है तो ऑब्वियस नहीं जुड़ेगा। 1 और 4 नंबर जो राष्ट्रीय आय या जीडीपी में नहीं जुड़ेंगे, 3 और 2 नंबर वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेंगे, अगर सवाल ये होता तो। राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना का अर्थ क्या है? उसको परिहार किया जाता है, कैसे दूर किया जाता है? राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना यह है कि अगर आप इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों गुड्स को ले लो तो इंटरमीडिएट की ऑलरेडी वैल्यू फाइनल में जुड़ जाती है। इसीलिए याद रखना कि हम जो मूल्य वर्धित विधि होती है, यह विधि इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ उतना लेंगे, अगर इंटरमीडिएट कोई चीज बन रही है तो उसके अगले स्टेप में सिर्फ वो चीज लेंगे जो वैल्यू ऐड हुई है, पूरी वैल्यू दोबारा से नहीं लेंगे, या फिर हम फिर फाइनल ही लेंगे, इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, या वैल्यू ऐड को लेंगे सिर्फ, उससे भी हम वहां पहुंच सकते हैं। यानी इसीलिए आपने कहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य वर्धित विधि उपयोग की जाती है। दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जा सकता है? देखो, जब मैंने कहा कि राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं किया जाता, आपने कहा सब्सिडी हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, ग्रांट हो, लॉटरी हो। यानी अगर किसी भूकंप पीड़ितों को सहायता राशि दी तो नहीं जुड़ेगा, बच्चे को पॉकेट मनी दी तो वो भी नहीं जुड़ेगा, लॉटरी जीती तो भी नहीं जुड़ेगा, एक नए घर का निर्माण किया तो वो जुड़ जाएगा उसमें, क्योंकि नए घर से संबंधित जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें, वो सब अपने सोर्स ऑफ इनकम से जनरेट कर रहे हैं, अपने फैक्टर यूज करके इनकम ला रहे हैं, इसलिए वो जुड़ेगा। दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने का सर्वोत्तम उपकरण क्या होगा? अगर दो देश हैं, उनके बीच आर्थिक स्थिति की तुलना करनी है, कंपेयर करना दो देशों को, तो हमेशा याद रखना सर्वोत्तम माना जाता है पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा प्रोडक्ट। हमेशा तुलनात्मक दृष्टिकोण से सॉरी, ये प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पाद जो होता है वह बेहतर होगा, क्योंकि छोटे देश बड़े देश को कंपेयर कर नहीं सकते। अगर आप ओवरऑल कंपेयर करो तो बेहतर पूछेगा तो हमेशा इसी से होगा। जेके मेहता ने कहा है, जो एक अर्थशास्त्री है, अन्य बातें समान रहे पर राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है, जबकि कब होती है? यानी इसका अर्थ यह हुआ, देखो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एनएनपी या जीडीपी या जीएनपी जो भी है, हम उसको कहते हैं कि जब समस्त उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा, सभी साधनों का,
बेहतर तरीके से उपयोग किया जाएगा तो हमेशा याद रखो राष्ट्रीय आय जो होगी वो अपने आप अधिकतम हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा सकल राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय में इंक्लूड होगा, राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, ये पूछ रहा है अब की बार। देखो, अगर कोई पुराना भवन बेचा, मैंने कहा नहीं जुड़ेगा। अगर कोई ओल्ड एज पर्सन उसको पेंशन दी तो नहीं जुड़ेगी। कंपनी ने कोई नई पूंजी लेकर आई तो जुड़ेगी, नई पूंजी है जुड़ेगी। कंपनी ने किसी को लाभांश दिया, प्रॉफिट दिया तो जुड़ेगा। लेकिन याद रखना इसमें क्योंकि जुड़ना पूछा है तो 1 और 4, अगर पूछता क्या नहीं जुड़ेगा तो 2 और 3 नहीं जुड़ेगा। राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धित विधि से क्या होता है, क्यों अपनाई जाती है मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड क्यों लाया जाता है? तो आपने बताया सर इसके पीछे का कारण यह है वैल्यू एडेड मेथड के, कि सर इसकी वजह से हमारे पास जो है वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक समान हो, यानी जो मॉनेटरी या नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है वो इक्वल हो, तो इसका अर्थ क्या होगा? देखो याद रखो, हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ी। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो निकलता है इस तरह से कि नॉमिनल जीडीपी को या नॉमिनल राष्ट्रीय आय को, मौद्रिक राष्ट्रीय आय को हम यहां पर डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से। अब क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों एक समान है तो अर्थ ये बना कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक आएगी। ऑब्वियस है जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू एक आएगी तभी ये पॉसिबल होगा कि ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक समान होंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं की जाती, क्यों? मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल ना करने के पीछे का कारण क्या है? मैंने बताया दोहरी गणना की समस्या से बचना है, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो जब बात राष्ट्रीय आय के आकलन की होगी तो बताओ किसके द्वारा होगा? तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन है याद रखना सीएसओ, या आज के समय उसको एनएसओ कहते हैं, सीएसओ या एनएसओ के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय का आकलन। और इसके संगठन की स्थापना को भी याद रखिएगा साथ में, और इसकी मंत्रालय को भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है? देखो, जब विकासशील या अल्प विकसित देश होता है तो वह प्राथमिक का योगदान बड़ा होता है। जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ता है तृतीयक का योगदान बढ़ता है और प्राथमिक का योगदान कम होता है। तो हमेशा याद रखना विकसित देशों में हमेशा तृतीयक का योगदान बढ़ता ही है। यदि सकल निवेश शून्य हो जाए तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोकता है? देखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट शून्य होता है तो आपको याद रखना है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक वैल्यू रहती है, ये फॉर्मूला रहता है जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगर ये आई की वैल्यू शून्य हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैल्यू शून्य ना हो, तो जरूरी है कि सी की वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर होगा, तभी यह मुमकिन है कि यह वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्योंकि आगे ना तो जी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है ना एक्स के बारे में, एम दिया भी गया है तो वो वैल्यू को नेगेटिव पहुंचा देगा, जो हमें चाहिए नहीं। हमें तो पॉजिटिव नंबर चाहिए, ना जीरो से नीचे, इसलिए कंजम्पशन होगा। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? देखो, अभी के लगभग में बात करते हैं क्योंकि राउंड फिगर में बात चलती है। 15 के नियर बाई 15-16% जो है वो प्राथमिक का है, 29-30% के लगभग सेकेंडरी का है, और 54-55% जो है वो टर्शरी का है। तो मोस्टली टाइम इसको 50% के नियर बाई माना जाता है। स्थिर विनियोग में, यानी अगर इन्वेस्टमेंट हमारा स्थिर हो, सभी आवासीय निर्माण और सभी इन्वेंट्री यानी माल हो, कोई कंस्ट्रक्शन का जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा? हमारा सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है, देखो सारा प्रोडक्शन हो तो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सारी की सारी बचत को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हो तो उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। यानी इसका मतलब होता है टोटल को रिप्रेजेंट करना। कौन सा जीडीपी का एक मुख्य अंग नहीं है, यानी जीडीपी में आप इसमें नहीं काउंट करते, जीडीपी में इसको शामिल नहीं करते हैं, किसको? प्राइवेट कंजम्पशन को नहीं करते,
प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को नहीं करते, एक्सपोर्ट को नहीं करते, इंपोर्ट को नहीं करते, आपने कहा सबको करते। y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। इसमें पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जीडीपी में पर्सनल इनकम का डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। व्यक्तिगत, देखो पर्सनल इनकम ही सवाल है अगला भी, इसमें छोड़कर क्या शामिल किया जाता है। जब हम कहते हैं कि व्यक्तिगत आय यानी एक इंसान की आय की बात हो रही है, इसमें सरकार की आय या कंपनियों की आय को नहीं लिया जाता, इंसानों की आय की बात होती है। तो जो सेविंग है वो इंसान की है, जो इनकम टैक्स देगा वो इंसान देगा, जो डिविडेंड होगा वो इंसान को मिलेगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, यानी जो बांटा ही नहीं गया वो कंपनी का हो गया, वो इंसान का नहीं है। हमने क्योंकि इंसान की आय निकालनी है इसलिए उसमें कंपनी वाली इनकम नहीं देखी जाएगी। राष्ट्रीय आय के आकलन में दोहरी गणना का उदाहरण क्या है? जब हम कहते हैं ना दोहरी गणना वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है? किसी इंटरमीडिएट वस्तु की बात करना, जैसे कि उपभोक्ता द्वारा उत्पादक टोकरी या नर्स को भुगतान करना, कपड़ा उद्योग द्वारा बिजली का उपभोग करना। अब क्योंकि कपड़ा खुद एक उद्योग है और वो बिजली का जो यूज कर रहा है, वो बिजली उसके लिए एक इंटरमीडिएट वस्तु है, वो उसकी कॉस्ट को अपनी कॉस्ट मान लेगा, उसके खर्च को, और उसकी वजह से उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ये याद रखिएगा, जहां पर इंडस्ट्री किसी चीज का इस्तेमाल कर रही है वो खुद ग्राहक नहीं है इंडस्ट्री, तो वहां पर आप कहोगे वो इंटरमीडिएट हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या कहा था, हम सिर्फ वैल्यू ऐड को लेते हैं, यानी पूरी वैल्यूज को दोबारा दोबारा काउंट नहीं करते। ये है इस क्लास के बेहतरीन क्वेश्चन। होपफुली इस तरह की मैंने और बाकी क्लासेस जो अवेलेबल करा चुका हूं या कराने वाला हूं आप लोगों को, उनको जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही हैं। और मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि आपके पास समय बहुत कम है इस बार बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। और अगर आप इस बार का टीआरई 3 क्वालिफाई करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर 11th और 12th की कैटेगरी के अंदर, तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी, मेरे साथ जुड़ना होगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक बैच लेकर आया हूं। इस बैच में हम आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सारी क्लासेस करेंगे इसके अंदर, और ये सारी क्लासेस जो होंगी वो आपके लिए बेस्ट होने वाली हैं। बस आपको इस बैच में एनरोल करना होगा, जिसमें कि आपको याद रखना है कि आपको लाइव प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलेंगी अगले 1 महीने, जब तक एग्जाम की नहीं होता तब तक। उसके अलावा वीओडी में सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कॉन्सेप्ट की रिवीजन क्लासेस भी होंगी, डाउट क्लासेस भी लूंगा मैं इसके अंदर। यानी इस 1 महीने के समय में आपको परफेक्ट बना दिया जाएगा सिलेक्शन के लिए, जो बेस्ट होगा आपके पास। और आप इसमें सब्जेक्ट के अंदर जो 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें आपका टारगेट 65+ जो है वो पूरा हो जाएगा इस बैच के साथ। ज्वाइन कर लीजिएगा, दूसरों को रिकमेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये बैच बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।